बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बात करेंगे सफ़रनामे पे। और वो सफ़रनामा है, आज से तकरीबन कुछ अर्सा पहले मैंने बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब का जो है वो सफ़र किया और तकरीबन 1 माह से ज़ायद सफ़र का दौरानिया रहा। इस सफ़र के दौरान बहुत सी चीज़ें जो आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने ज़िंदगी में सफ़र नहीं किया होगा, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान का इलाका, सिंध का इलाका और जनूबी पंजाब की तरफ, तो बहुत से सवालात आते होंगे। मीडिया मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी आप देखते होंगे कि वहाँ के लोगों का कल्चर क्या है, लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, लोगों का रहन सहन कैसे है, कल्चर क्या है, सकाफ़त क्या है, रिवायात क्या हैं, लोगों का लाइफस्टाइल क्या है। ये सारी चीज़ें, बहुत से सवालात जो हमारे ज़हनों में उठते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सी आम चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कहते हैं दहशत गर्दी हुई तो बहुत ज़्यादा वहाँ कैसे जाए, सफ़र कैसे इंसान करे। ख़ास तौर पे पठान लोग डिफरेंट होते हैं, वो डिफरेंट सोचें हैं। बलोच लोग जो है कबाइल, वो वहाँ पे दहशत गर्दी बहुत ज़्यादा है, लोग मार देते हैं। ख़वातीन को ख़ास तौर पे जिस तरह वहाँ पे ट्रीट किया जाता है, बेचा जाता है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें। और वहाँ का कल्चर, खाने में क्या, लोग खाना कैसे क्या खाते हैं, रहना सहना क्या होता है, वहाँ लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट एरियाज़ हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सफ़र नहीं किया होगा, और इसके साथ उनके जो मसाइल हैं, वो सबसे बड़ी बात, उनके मसाइल को तो आपके सामने रखेंगे आपको। यानी इन चंद वीडियोज़ के अंदर जो मैं एपिसोड के हिसाब से आपके सामने रखूँगा अपना सफ़रनामा, तो अगर आप ये मुकम्मल देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन इलाक़ों की सकाफ़त क्या है, रिवायात क्या है, कल्चर क्या है, वहाँ लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हर तरह से आपको मैं जो वहाँ 1 माह के अंदर देख के आया, बड़ा डीपली मैंने सारी चीज़ों को स्टडी किया और पूरा एक मेरे सामने उसका इमेज है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पे उन लोगों के जो मसाइल हैं, अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए, जिस एरिया में हम हैं वो जरखेज़ भी है, अल्लाह ताला ने तमाम सहूलतों से भी नवाजा है। तो मतलब ओवरऑल आपको एक चीज़ समझ आ जाएगी। आज सफ़र का आगाज़, पहले जो सफ़रनामे की एपिसोड 1 है, उसका आगाज़ ऐसे करते हैं कि हाँ, जब मैंने सफ़र करना था तो कुछ दिन डिले हुआ, तो फिर मैंने अचानक सफ़र तय किया। यहाँ से जब सफ़र का आगाज़ हुआ तो लाहौर फैसल मूवर से मैंने इसका आगाज़ किया। तो टिकट भी नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने टिकट ली और यहाँ से सफ़र का आगाज़ तकरीबन रात के टाइम मेरा हुआ। तो तकरीबन आप अंदाज़ा लगाएं, हालांकि फैसल मूवर इस वक्त डेवो जो है उसकी सर्विस अच्छी है, लेकिन उसकी गाड़ियाँ छोटी हैं। जो पुरानी गाड़ियाँ थी वही इस्तेमाल हो रही हैं, तो उसमें इंसान कंफर्टेबल नहीं रहता, ज़रा बैठने के लिए आसानी नहीं होती। तो फैसल मूवर उससे ज़रा अच्छी है, एडवांस है। तो मैंने उस पर सफ़र किया ये सोचते हुए कि चलो एक लंबा सफ़र है और उसमें सारी सिचुएशन है। तो सफ़र भी मैंने रात का रखा ताकि मैं सुबह फर्स्ट टाइम वहाँ पहुँचूँ और मुझे आगे लोग रिसीव कर लें। तो मेरे ज़हन में भी एक इमेज था कि वहाँ जाके पता नहीं वो कैसे लोग होंगे, सिंध में जाना है, मैंने सक्खर की तरफ से जाना था, तो मुझे वहाँ कैसे, वहाँ पे मैं एक पंजाबी हूँ, जो आम हमारे यहाँ सोचा जाता है कि पश्तो वहाँ बलोची हैं जी, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, ये जो हमारे एक ज़हन में आता है, ये भी इमेज। तो मेरे ज़हन में भी यही इमेज था और मैं फिर रात को बैठा और सुबह वहाँ पहुँचा। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं, मेरा घंटा जो आम रूटीन में मुझे बताया गया था 12 घंटे का सफ़र है, 12 से 14 घंटे का, लेकिन जो मैं सफ़र किया कम अज़ कम, मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, 12 घंटे से 14 घंटे। जो नॉर्मल रूटीन में 10 से 11 ड्यूरेशन दी गई थी उनकी टाइम के हिसाब से गाड़ी वालों की तरफ से, लेकिन मैंने जो सफ़र तय किया वो 18 से 19 घंटे के अंदर किया। उसकी वजह ये थी, उन दिनों के अंदर सीज़न था ये गन्ने का, और इतनी ज़्यादा वहाँ पे रोड के ऊपर रश था जिसका कोई हिसाब नहीं, बड़ी मुश्किल से। फिर सर्दियों के दिन थे, फिर दूसरा धुंध वगैरह भी थी ये भी, और तीसरी बात ये कि वो मोटरवे बंद थी, तो हमें सफ़र करना पड़ा लोकल। तो जब मैं सफ़र करके वहाँ पहुँचा और सुबह फजर टाइम हम पहुँचे, तो वहाँ पे जो मोटरवे है वो बंद थी, और सुबह उस पर ओपन होने का हमने 1.5-2 घंटे इंतज़ार किया। वहाँ से फिर ट्रैवल किया और फिर हम रोड़ी वाले जो टूल प्लाज़ा है वहाँ से हमने जो है वो सिंध में एंटर हो गए। पंजाब की सरहद से हम सिंध की तरफ मूव कर गए, और वहाँ जो पीछे इलाका था, 2-3 इलाके थे वहाँ पे रोड़ी, और उसके साथ जो है 2-3 और इलाके थे जहाँ पे खंजूरों के बहुत ज़्यादा बागात हैं। तो वो इलाका बड़ा खूबसूरत था, खंजूरों के हर तरफ बागात, जैसे हमारे यहाँ माल्टे के बाग होते हैं, तो वहाँ खंजूरें ही खंजूरें थी हर तरफ, वहाँ से जहाँ से खंजूरें आती हैं। और सक्खर का आगाज़ हो गया, ये सक्खर का मशहूर भी है, सक्खर की जो खजूर है, तो वहाँ से उसका आगाज़ हो गया। तो वो पूरा बाग दोनों तरफ जो है मोटरवे के,
वो बाग थे खजूरों के। वहाँ से हमने जब मूव किया तो मैं सखर पहुँचा। सखर जब पहुँचा तो मैंने सोचा कि बहुत बड़ा शहर होगा, पहाड़ियाँ और थोड़ा सा ना वहाँ पे रेतला इलाका है, टीले बने हुए हैं। जैसे ही सखर के अंदर दाखिल हुए तो मुख्तलिफ मुझे लगा कि पहाड़ियाँ शुरू हो गई, हालांकि वो सिंध का इलाका था लेकिन वो टीले थे मुख्तलिफ किस्म के। तो वहाँ पे जब मैं उतरा तो जुम्मे वाला दिन था, मुबारक दिन था, तो मैंने वहाँ उतर के जुम्मे की नमाज़ अदा की है। लोगों जो आगे से मुझे ज़हूर अहमद खोसा साहब वहाँ रिसीव करने आए तो रिसीव किया और उसके बाद हमने अपना सफ़र बांधा। तो सफ़र बांधते हुए सखर से निकले हम, साथ साथ में उसको एयर बेस थी वहाँ पे। सफ़र के दौरान सखर से जैसे ही निकले तो पहली एयर बेस जो शाहीन, जहाँ तक मुझे याद है शाहीन एयर बेस थी या कुछ और नाम था, वो पाकिस्तान की कहते हैं सबसे बड़ी एयर बेस है वो रकबे के हिसाब से। तो वहाँ पे उसके मुतल्लिक़ कुछ मुझे बताया गया, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। वो बड़ी इंफॉर्मेशन थी कि अमेरिका ने यहाँ की बनाई। अच्छा, उसके बाद हम जब सखर से मूव करके हम उस एयर बेस को क्रॉस करते हुए जैसे ही हम आगे एंटर हुए तो सिंध की, क्योंकि ये इलाका था, बॉर्डर लाइन थी, आगे सखर थी और उसके बाद हैदराबाद था, जैकोबाद था और ये इलाके फिर जो है वो उसके साथ ही जहाँ से चार मिलता है सांगड़ और मुख्तलिफ इलाके जो अभी मेरे ज़हन में कुछ नहीं आ रहे, तो वो साथ साथ एक दूसरे से टच कर रहे थे। हम वहाँ से जब क्रॉस करते हुए जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया, हम जब सिंध के एरिया में थे, पानी खड़ा था। मैं हैरान था, जैसे ही दाखिल हुए तो मेरे ज़हन में एक इमेज था कि वहाँ पे अब सैलाब कहाँ पे होगा, अब तो ख़त्म हो गया, सैलाब नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पे एंटर हुए उस एरिया में, शहर से बाहर निकलते हुए, सिटी से बाहर क्रॉस करते हुए जैसे ही बाहर की तरफ मूव किया तो सारा इलाका, वहाँ लोग झुग्गियों में बैठे थे, साइडों पे पानी खड़ा था नीचे ज़मीनों पे। और जैसे ही हमने सिंध का बॉर्डर और सोबतपुर का जो इलाका शुरू होता है वो बिल्कुल टच करते हैं, एक चौकी है और सीधे इस तरफ बलूचिस्तान है और दूसरी तरफ जो है वो सिंध है। जैसे ही हमने क्रॉस किया तो दूसरी तरफ और ज़्यादा पानी, तो वहाँ पानी हमने देखा, मैं हैरान हो गया और अपनी आंखों से कि अभी तक पानी खड़ा है और इतना गदला था वहाँ पे पानी कि उसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि हमारा जैसा कोई इधर से कोई शख्स चला जाए तो वो वहाँ खड़ा ना हो सके, और वो लोग वहाँ ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो वहाँ पहुँचे और उसके बाद वहाँ एक वीडियो रिकॉर्ड की और इसके बाद मैंने कहा कि चलें, आज पहला हमारा दिन है तो हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि हम एक विज़िट करेंगे, किसी गोट में विज़िट कर लें ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए यहाँ लोगों के मसाइल का। तो पहला दिन हमारा एक गोट था, उसमें हमने विज़िट किया वहाँ पे। और ये 2-3 चीज़ें जो मुझे देखने को मिली, ख़ास तौर पे हम जैसे ही पहुँचे चाय पेश की गई। चाय बड़ी वहाँ पे आम रूटीन में पी जाती है और जहाँ जिस घर जाते हैं तो वहाँ पे ख़ास तौर पे, हमारे यहाँ तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह और इस तरह की चीज़ें चलती है लेकिन वहाँ ज़्यादातर चाय चलती है। तो वहाँ पे पहला दिन गोट विज़िट किया, जो बुरे हालात थे मैं आपको बता नहीं सकता। वहाँ पे जो लोग थे ना, वो एक गोट होता है ना, उसका एक ज़मींदार होता है, गोट जिसको आप कहते हैं ना, हमारे यहाँ गांव होता है, वहाँ गोट होता है, कुछ कस्बे होते हैं, कुछ विलेज होते हैं, ये डिफरेंट एरिया के हिसाब से होती हैं, हर जगह डिफरेंट उनको नाम दिए जाते हैं। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो वहाँ पे क्या हुआ कि लोग जो हैं गोट के अंदर, वो एक ज़मींदार होता है और उस ज़मींदार का जो कहते हैं ना ज़मीनें होती हैं उसके ऊपर वो लोग काश्त करते होते हैं। अब जो ज़मींदार आया उसकी जो फैमिली है ना, वो उस जो ज़मींदार के है एक तरह से ग़ुलाम समझ लें, जिसको आप मिज़ारे भी कहते हैं, बसगर भी कह सकते हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ ज़बानों से कहा जाता है। और हमारे यहाँ वो लोग आप आम रूटीन में कहते हैं कि ये इसके मुलाजिम है, तो वो उनकी पूरी फैमिली उनकी मुलाजिम हो जाती है। अब उसमें क्या, उसके फैमिली बच्चे सारे काश्तकारी करने वाले होते हैं, ज़मीनों की देखभाल करने वाले और ज़मीनों का सारा आगे पीछे जो भी काम करने वाला होता है वो सारा वही फैमिली कर रही होती है। उसको रहायश वो ज़मींदार देता है, उनका अपना कोई घर नहीं होता, उनका कोई अपना कारोबार नहीं होता, उनके बच्चे कोई तालीम हासिल नहीं करते, वो उसी की ज़मीन पे आके बैठते हैं, उसी की काश्तकारी करते हैं, वो जो चाहता है जैसे चाहता है उनके साथ ट्रीट करता है और उनको लेके चलता है। कहीं तो ऐसे जालिम लोग देखे हैं जैसे उन्होंने अपना एक ग़ुलाम बनाया होता है, उनकी औलादें, उनकी बेटियां, उनके बच्चे सब वैसे ही उनके ग़ुलाम होते हैं। तो वैसे वो एक गोट में वो ज़मींदार के लोग बहुत कम जगह पे ऐसे थे जहाँ लोग अपनी काश्तकारी करते थे या अपने वसाइल रखते हों या मुलाजमत की तरफ पेशा रखते हो, बहुत कम चांसेस थे। ज़्यादातर गोटों में यही मसला था कि वहाँ पे सरदारी निज़ाम जो है वो काबिज़ है और वो लोगों को ग़ुलाम समझते हैं। बहुत कम पढ़ा लिखा तबका है जो एक अच्छा इंसान होने के नाते एक अच्छा बिहेव करते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इशू था कि वो लोगों के ग़ुलाम है, इसलिए वो एजुकेशन अपने बच्चों को दिलवाते नहीं हैं, काश्तकारी को अपने लिए सबसे बढ़िया ज़रिया समझते हैं। वहाँ पे सादा ज़िंदगी थी। पहले दिन मैंने विज़िट किया, लोग झुग्गियों के अंदर रह रहे थे, एक एक झुग्गी के अंदर लोग जनाब बच्चे वहाँ पर रो रहे हैं साथ, और
اتنا مجھے تکلیف ہوئی میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اللہ گواہ اس بات کا۔ ذرا آپ بھی سوچئے گا کہ آپ کے بچے جو پرالی ہوتی ہے اس کے اوپر سو رہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے پاس بورے بسترے، ان کے پاس کمبل چادریں، اتنی سردی تھی شدت، جیسے شام ہوتی گئی مزید سردی بڑھتی گئی وہاں، کیونکہ کوئٹہ سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، صوبت پور کو بالکل تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کا سفر بنتا ہے، تو وہاں بالکل قریب لگتا ہے، تو وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی، بچے نیچے پرالیوں پہ سو رہے ہیں، کھانا وہ پتہ نہیں کس طرح بنا رہے ہیں، مطلب ایک جیسے جھگیوں میں ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہوتے ہیں نا جن کو ہم چولہا مسلی کہتے ہیں ہمارے یہاں جو پنجاب میں کلچر ہے، تو وہاں پہ وہ لوگ اس طرح زندگی گزار رہے تھے جن کے اپنے گھر تھے، زیادہ تر تو گھر ہوتا نہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں لوگ مسگر یا مزارے ہوتے ہیں، تو یہ ساری صورتحال تھی۔ پہلا دن ہم نے وہاں اس گوٹ کو وزٹ کیا، لوگوں کے مسائل جانے، اور جو میرا تکلیف سے جو پہلے دن جو میرا ایک امیج تھا ذہن میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جو تکلیف ہوئی، جو درد ہوا وہاں کے لوگوں کے مسائل دیکھ کے، اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ جس حال میں بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، ہر وقت اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو شعور سے نوازا ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت و تندرستی دی ہے۔ وہاں لوگوں کے حالات بہت ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے ڈیرے پہ پہنچے، اور رات کا کھانا ان کی طرف سے اسپیشل جو ہے، وہ آپ کو پتہ ہے مہمان نواز لوگ ہیں بلوچستان والے، تو ایک خاص اسپیشل انہوں نے جناب باورچی منگوایا ہوا تھا، دیگیں پک رہی تھیں، تقریباً 3-4 طرح کی انہوں نے ڈشز بنائی ہوئی تھیں، اور جناب وہ پہلے دن ہمارا اچھی طرح سے انہوں نے پرتکاب ایک جو ہوتا ہے مہمان اس کا استقبال بھی کیا، اور ایک اچھے طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا۔ اس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح رات کو گپ شپ ہوتی ہے، پہلے دن ہی ہماری وہاں گپ شپ ہوئی، آگ جلی ہوئی تھی، کچہری ہوتی ہے جہاں لوگ مل جل کے بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، آگ جل رہی ہوتی ہے، لوگ آگ کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، اس کو یہ لوگ کچہری کہتے ہیں، اور گپ شپ کرتے ہیں۔ کافی دیر تک ہم گپ شپ کرتے رہے، حال احوال دیے، اور میں پھر سفر کر کے آیا تھا تو پھر میں جلدی سو گیا تاکہ صبح ہم جلدی اٹھیں اور اس کے بعد اپنی روٹین دیکھیں۔ یہ پہلی قسط تھی جو آپ کے ساتھ ایک تھوڑا سا سفر نامہ بیان کیا۔ آگے بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں، کلچر بھی ہے، ثقافت بھی ہے، روایات بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، نظارے بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ تکلیف دہ صورتحال بھی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ۔ آج کے جو پہلی قسط ہے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔